अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देखें इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशंस। ये लाइव सेशंस आपकी सेहत से मुतल्लिक भी हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, समटाइम आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही लाइव सेशन लेकर आए हैं जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी है और आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड भी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो जनरेशनल गैप है हम उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद है और वो है राकिया अशरफ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा उनकी एक्सपर्टीज़ है एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स की साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राकिया, कैसी हैं आप? गेस्ट का राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया है, वो जैसे ही हमें जॉइन करती है, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि इल्मी सिटी आपके लिए लाइव सेशंस लेकर आता है, जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं, आपकी सेहत से रिलेटेड भी होते हैं। अभी जो हमारे साथ सेशन है, वो हमारी सेहत से रिलेटेड है, स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और साथ ही साथ हमारी सोशल लाइफ से भी रिलेटेड है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, ताकि हम आपके क्वेश्चंस के भी आंसर कर सकें। तो राकिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राकिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो राकिया, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली यूथ के लिए। यूथ भी बहुत सारी शिकायतें करती हुई नज़र आती है और अगर हमारे पेरेंट्स को भी देखें तो वो भी बहुत सारी शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं। आज हम जनरेशनल गैप पे बात करें, तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि हम जनरेशन कहते किसे हैं? कितने ईयर्स जो है ये अपने अंदर समाती है? एक जनरेशन कितने सालों पे जो है वो मुश्तमिल होती है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच माहम एंड इल्मी सिटी फॉर हैविंग मी अगेन। और जनरेशन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये टॉपिक आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स अब स्पेशली जैसे लॉकडाउन का सिनेरियो हुआ और लोगों को साथ घर में रहना पड़ा, तो लोगों ये चीज बिल्कुल। बहुत हाईलाइट हुई कि बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को डिफरेंट जनरेशन्स के लोगों को साथ इकट्ठे रहने में। तो इसलिए भी ये चीज अब कुछ महीनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मजीद इख्तियार कर चुकी है। सो जनरेशन हम कहते हैं, जैसे हमें खुद भी पता है कि कुछ सालों का जो गैप आता है उसको हम कहते हैं कि एक जनरेशन के लोग जो है वो दूसरी जनरेशन के लोगों से कुछ सालों के गैप के साथ वेरी करते हैं, फर्क होता है उनमें। अब वो साल कितने हैं, बेसिकली एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक 20 साल का जो जब गैप आ जाता है, 20 ईयर्स का गैप बिल्कुल। राउंड अबाउट, तो वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से फर्क हो जाती है। आई मीन अगर जैसे हम 2000 से 2020 की बात करें, जैसे अभी जो जनरेशन चल रही है वो जनरेशन जी है, जनरेशन जेड। और वो 1997 से लेके अप टिल नाउ, जिसको टीबीडी हम कहते हैं, टू बी डिटरमिन्ड, अप टिल नाउ जो जनरेशन चल रही है वो जनरेशन जी है। और उससे पहले जो जनरेशन गुजरी हैं, मतलब और जो अभी तक इवन हमारे साथ हैं, करंटली हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 जनरेशन हैं जो हमारे पास हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये समझना बहुत जरूरी है कि जनरेशन में मतलब डिफरेंट जनरेशन इस टाइम पे एग्जिस्ट कर कौन कौन सी रही हैं। वो इसलिए जरूरी है माहम बिल्कुल। कि हर जनरेशन का डिफरेंट एटीट्यूड है। हम ये देखेंगे कि डिफरेंट जब जनरेशन आती हैं और उनकी रीजंस भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो पहली जो जनरेशन है वो हमारे पास आती है, वो साइलेंट जनरेशन जिसको आप कहते हैं। ये बिल्कुल जो 1900 के स्टार्ट की जो जनरेशन है, उसको आप कहते हैं, जो वर्ल्ड वॉर से पहले की जनरेशन है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की। सो उसको आप एक साइलेंट जनरेशन है। उसके बाद जनरेशन आई 1940 से ऑनवर्ड, 14 से ऑनवर्ड सॉरी, तो वो जनरेशन थी, उसको आप बेबी बूमर्स कहते थे। ये वो लोग हैं इस टाइम जो कि आप कह लें कि जो पहली वाली जनरेशन है वो वाले लोग इस टाइम 74 to 91 के पीरियड के जो लोग हैं ना, आजकल जो एज है जी, जी। 91 और 91 अबव जो लोग हैं, वो इस टाइम साइलेंट जनरेशन में है। फिर बेबी बूमर्स आए। उनमें ये है कि जो 60s और लेट 50s के लोग हैं आजकल, वो बेबी बूमर्स में आते हैं। उसके बाद फिर जनरेशन आती रही, फिर जनरेशन एक्स आई, वाई आई और फिर जनरेशन जेड आई। जनरेशन एक्स जो है वो आप कह दें कि 1918 से लेके 19
1964 तक जो है जनरेशन जो है वो जनरेशन एक्स कहलाई गई, उसके बाद 1965 तक वो जनरेशन वाई कहलाई गई और फिर जनरेशन जेड है। सो ठीक है। जनरेशन वाई को हम मिलेनियम्स भी कहते हैं, जिसमें आप, मैं और ज्यादातर लोग फॉल करते हैं। सो ये डिफरेंट जनरेशंस का डिफरेंट ट्रेंड चलता आ रहा है। अभी हम जितनी भी आगे डिस्कशन करेंगे तो ऑडियंस भी देखेगी कि हमारी जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो इन एज गैप्स के बीच में आ रहे हैं। यानी कि 1997 से पहले वाले लोगों का थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट था, 1995 से पहले वाले लोगों का ट्रेंड डिफरेंट था, और बिल्कुल जो स्टार्ट ऑफ 1990s के जो लोग हैं उनके ट्रेंड्स डिफरेंट थे। इसलिए जनरेशंस को समझना पहले इम्पॉर्टेंट है। ठीक है राके, आपने बहुत अच्छे तरीके से जनरेशंस को समराइज किया। अब मैं जानना चाहूंगी कि हम अपने टॉपिक की तरफ आए कि जनरेशनल गैप हम किसे कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जनरेशनल गैप बेसिकली हम कहते हैं कि ये डिफरेंट जो जनरेशंस हैं उनके उनके जो एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स और उनकी लाइफस्टाइल, हर चीज में जो इम्तियाज है जो डिफरेंट जनरेशंस हैं, क्योंकि ताकि ऑडियंस को समझने में आसानी हो कि इस जनरेशन के जो सेगमेंट के लोग हैं उन सबके लाइफस्टाइल्स, उनके इमोशंस, उनके बिलीफ सिस्टम्स, हर चीज, उनके कस्टम्स, वैल्यूज कहीं ना कहीं वेरी करते गए हैं, और इसी फर्क को, इसी इम्तियाज को आप जनरेशन गैप कहिए। ठीक है, तो पहले तो ये हमें जनरेशनल गैप वाला जो सिस्टम है या इस तरह का प्रॉब्लम हमें पहले कम ही सुनने में आता था, लेकिन ये लास्ट कुछ ईयर से हम इसको बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि ये जनरेशनल गैप का प्रॉब्लम है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जनरेशनल गैप बेसिकली हम एक टर्म जो है वो डिवाइस हुई 1960s में, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिवाइस की थी। लेकिन अब ये चीज क्यों इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट, अब जनरेशनल गैप को हम जनरेशनल गैप एज अ प्रॉब्लम लेने लग गए हैं ओवरऑल। वो और वो प्रॉब्लम है या नहीं, ये मैं इनफैक्ट अभी जो ऑडियंस हमें ज्वाइन कर रही है और करती जाएगी, मैं उनसे भी कहूंगी कि वो कमेंट्स ड्रॉप करते रहें कि डू यू रियली थिंक, आपको क्या लगता है कि ये जो जनरेशनल गैप है ये एक प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि अब इसको ऐसे ही परसीव किया जाता है। उसके रीजन क्या है? अब जनरेशनल गैप के साथ हम एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप कह लें कि टाई कर गई है, और वो है डिजिटल गैप, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपकी जो ये मीडिया है, इंटरनेट है, वो बहुत ट्रांसफॉर्म किया है अचानक से। मतलब किसी ने पहले सोचा भी नहीं था 1900 में, व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज बोर्न, और उस टाइम पे अगर हम देखें, वी नेवर थॉट कि हम एक क्लिक पे इतना सब कुछ कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल जो ऐसा। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे, चूंकि अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है, हर दिन नई डिवाइस आ रही है, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसीलिए उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मसाइल भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने पुरानी जितनी भी जनरेशंस बताई हैं, जैसे मैंने मिलेनियम्स और उनसे पहले भी बताई हैं, वो यूजुअली इस टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दिस मच। टेक्नोलॉजी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर रही है जनरेशंस के दरमियान में, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ना गलती जनरेशन जेड की है, जो आज बिल्कुल हमारे पास टीनेजर्स और यूथ हैं, ना उनकी गलती है, और ना पुराने वालों की गलती है, क्योंकि दे हैव टू एडजस्ट विद द टेक्नोलॉजी। जो भी जनरेशन जेड है, जो आजकल की जनरेशन जिसको हम कहेंगे 2000 1997 के बाद की, जो पुराने लोग हैं, वो बिकॉज ऑफ कोर्स उनको उन चीजों की उस तरह से ओरिएंटेशन नहीं है, पहचान नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि कितना टाइम कैसे ये टेक्नोलॉजी ले रही है, एनर्जीज ले रही है, क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। सो वो उस तरह से समझ नहीं पा रही। इसी वजह से हर रोज नई टेक्नोलॉजी की एक चीज आ जाती है, और इसी वजह से हर रोज फासला बढ़ता जा रहा है जनरेशन के दरमियान में, और ये ठीक है, मसले की तरह से आने लग गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उन सबको बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं जनरेशनल गैप के बारे में कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान में ये जनरेशनल गैप को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन ज़रूर करेंगे। राकेश, जिस तरह भी आपने बता दिया कि जनरेशनल गैप क्या है, हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, वो भी हमने बात कर ली। अब हम साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जनरेशनल गैप को किस तरह से डिफाइन करती हैं? इसको एक्सप्लेन करें कि बेसिकली इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीजंस क्या हैं कि ये हमारे दरमियान में पैदा हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं जनरेशनल गैप को, और बेसिकली है भी एक, मैं फिनोमिना की तरह लूँ, एक प्रॉब्लम की तरह ना लूँ अभी, तो जनरेशनल गैप बेसिकली एक हमारी साइकोलॉजी की डोमेन होती है, सोशल साइकोलॉजी।
ठीक है, जिसमें आपने सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह से आप कहते हैं लोगों की मेंटालिटी, लोगों के बिहेव, क्योंकि साइकोलॉजी होते ही लोगों के रवैये, बिहेवियर, सोच बिल्कुल। है, और हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं कि सोसाइटी की वजह से लोगों के बिहेवियर, रवैये कैसे शेप अप होते हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जनरेशनल गैप। और अगर हमें सोशल साइकोलॉजी की बहुत सी थेरीज हैं, बहुत से लोगों ने इस पे आइडियाज दिए हैं, मशहूर जो रिसर्चर्स हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हैं ना, तो इसको आपने वो ग्रुप थेरीज के नाम हैं, डिस्पोजिशनल थेरी और काफी जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हैं, तो यू ट्राई टू गेट एसोसिएटेड विद दैट ग्रुप। आप अपनी शनाख्त उस ग्रुप के साथ करना चाहते हैं, और उसके साथ अपनी हम आंगी को मेंटेन रखने के लिए, कायम रखने के लिए, हम दूसरे ग्रुप से खुद को थोड़ा फर्क समझते हैं, और दूसरे ग्रुप से हम खुद को थोड़ा सा बेहतर महसूस करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी रीजन होती है कि जनरेशनल गैप इस हद तक बढ़ चुका है, और जनरेशनल गैप एक फिनोमिना के तौर पे आता है कि हर जनरेशन के लोग अपने ग्रुप के साथ वो खुद को बड़ा हम आहंग समझते हैं, और दूसरे ग्रुप से बेहतरी की कोशिश में ये समझते हैं कि जी वो वाली जनरेशन हमसे मुख्तलिफ है, या हम उनसे बेहतर हैं, या वो हमसे बेहतर है। सो ये एक बेसिकली ग्रुप का फिनोमिना है, अगर हम साइकोलॉजी की जुबान में इसको हम कहना चाहें। और डिफरेंट थेरीज वगैरह इस पे आती रही हैं, उन सब ने भी यही कहा है कि जो जनरेशनल गैप है वो बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि लोगों ने अडेप्ट करना है, एडजस्ट करना है, और अपने जैसे लोगों के साथ एडजस्ट करना है। एक और बिल्कुल। चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट आती है, उसमें आप ये कह लें कि हर जनरेशन की कुछ मेंटालिटीज हैं, कुछ, और वो कहाँ से शेप अप होती हैं, उस जनरेशन के का जो माहौल चल रहा होता है उससे उनके इक़दार बनते हैं, उनकी वैल्यूज बनती हैं। अब हर जनरेशन की के टाइम पे मुख्तलिफ तरह का टाइम फ्रेम था। मतलब जो कोविड की सिचुएशन आज हम फेस कर रहे हैं, और हम जिस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक आज से आगे वाली जनरेशन जो आएंगी और जिन्होंने कोविड ने एक्सपीरियंस किया, वो कभी उस चीज को ऐसे समझ सकती हैं। इस चीज ने हमें एक वन ग्रुप की फॉर्म में मतलब कंबाइन कर दिया है। और जो लोग बिल्कुल। इससे इसी तरह से वर्ल्ड वॉर का जब पीरियड था, पाकिस्तान बना, हमने अपने बुजुर्गों से हमेशा सुना है कि हम वो चीज, आप लोग तो वो चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने हिस्ट्री में वो एक टाइम इकट्ठे देखा है। इसी तरह से जैसे जैसे रेवोल्यूशन होती गई, जो जो टाइम इकट्ठे देखते गए लोग, वो उस चीज उसके साथ खुद को एसोसिएट करने लग गए, और बाकी लोगों को उससे मुख्तलिफ समझने लग गए। तो बिल्कुल ये एक ऐसा ही। बहुत बड़ी रीजन है कि जनरेशन वाइज वैल्यूज चेंज होती हैं, माइंडसेट चेंज होता है। हर जनरेशन के डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं हर जनरेशन के मुख्तलिफ सेट ऑफ बिलीव्स और आइडियाज होते हैं। एक जनरेशन कहेगी कि जी आटा गिरता है तो मेहमान आ जाते हैं, वो इस बिलीफ के, वो एक टाइम आता है ना कि आप इस बिलीफ के साथ हो रहे होते हो। फिर अगली जनरेशन आएगी, वो कहेगी तो बड़े ऑर्थोडॉक्स पुराने ख्याल आते हैं, और फिर नई जनरेशन आएगी, वो कुछ और लेके आएगी। ये बिल्कुल। नजरियाती इख्तलाफात जो हैं वो जनरेशनल गैप की खूबसूरती भी है, और इस एक बहुत बड़ी मसले का मसाइल की वजह भी बन जाती है। तो जिस तरह अभी आपने बात की कि जनरेशनल गैप खूबसूरती भी है और मसाइल की वजूहात भी बनती हैं, तो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? हम इसको मस्बत सोच में ले सकते हैं या मनफी सोच में ले सकते हैं? बिल्कुल, माहम इसका बिल्कुल वही जवाब है। अगेन ऑडियंस भी अगर इस पे कुछ कमेंट करे तो मैं आई विल बी ग्लैड टू सी। ये वही बात है कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी का, आपका टेक्नोलॉजी की तरफ एटीट्यूड क्या है, ये बेसिकली डिफाइन करेगा। यानी कि मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रही हूँ, ये बेसिकली तयन करेगा कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। वही बिल्कुल। सारे केमिकल्स होते हैं जिससे बॉम्ब भी बन जाता है, और उन्हीं से आप कोई बहुत अच्छी इनोवेशन भी ले आते हैं। आई मीन ये डिपेंड करता है हाउ यू आर गोइंग टू परसीव इट। आप इसको लेते किस तरह से हैं, और आप फिर करते कैसे हैं, फिर इसके बारे में आप करते क्या हैं। जनरेशनल गैप एक बुरी चीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम वो जो नजरियाती इख्तलाफात हैं उनको अगर हम किसी न किसी तरह से उस पर ओवरकम कर लें, और उन इख्तलाफा, देखिए पहली बात ये है कि ये वही बात है कि अगर हम कहते हैं इख्तलाफ राय होना कैसी बात है। डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, मतलब मजहब भी और ग्रोथ भी ये हमें कहती है कि जो इख्तलाफ है वो ग्रोथ की, यानी कि वो तरक्की की पहली सीढ़ी है।
जब तक बिल्कुल। इख्तिलाफ नहीं होगा, हमारे दिमाग में सवाल नहीं आएगा, तब तक हम ग्रो ही नहीं कर सकते। बिल्कुल यही हिसाब है कि अगर ये जनरेशंस के दरमियान में, मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान में इख्तिलाफ नहीं होंगे, तो हम सब एक जैसे होंगे। हमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो हम ग्रो कैसे करेंगे? ये एक डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, अगर वो इश्यूज़ को रिज़ॉल्व ना किया जाए, तो ये उस चीज़ का बाइस बनते हैं जो आज एक वीडियो वायरल हुई है, साहिवाल वाला जो इंसिडेंट हुआ है कि अ गाय वाज़ बीटिंग हिज़ मदर, और वो वीडियो वायरल हुई। मैं वीडियो पे उसका कमेंट नहीं करूँगी भी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उसकी बेसिकली रीज़न क्या है, क्या बनी है कि वही है ना कि जनरेशनल गैप और डिफरेंसेस और वो सब चीज़ें आई हैं, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रही। तो वो जब जब तक जो रिस्पेक्ट मिस हो जाएगी, तो फिर वही चीज़ जिसको हम इख्तिलाफ़ राय को अच्छा समझ रहे थे, वो फिर इन सब हादसात और वाक़यात का बाइस बनेगी। जी। जितने व्यूवर्स ने अभी तक क्वेश्चंस कमेंट्स में लीव कर दिए, मैं उनसे कहूँगी हमारे साथ रहिएगा। बस थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी, इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करते हैं और राकिया से इन क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं। और जितने और नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उन सबको बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक है बच्चों और वालिदैन के दरमियान जनरेशनल गैप को किस तरह से खत्म किया जाए। हमारे साथ मौजूद है राकिया अशरफ, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप अपने क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमने बात कर ली वजूहात की भी कि क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि आपने बताया जिस तरह के 5 से 6 जनरेशन इस टाइम पे चल रही हैं। तो अगर हम उनकी बात करें कि हर जनरेशन का कितना और क्या रोल है? वो अपना अगर रोल प्ले करना चाहें, तो वो कौन-सा रोल है वो जो प्ले करेंगी और कितना करेंगी? किस हद तक उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब बहुत डिस्कस हो रही है, वो है कि जनरेशनल गैप वर्क प्लेस में। हमारा तो ऑफ कोर्स टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन, मतलब घर के माहौल में कैसे जनरेशनल गैप को वो करें। लेकिन एक चीज़ है कि वर्क प्लेस में भी, डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी। तो अब ये चीज़ बहुत, जनरेशंस के लोग हैं, उनकी अपनी-अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। इनिशियली जो मेरी मदर में जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जिनकी, वो मेरी नहीं है। और जो मेरे अंदर बीइंग लाइक एक जनरेशन गैप की वजह से, या एक जनरेशनल डिफरेंस की वजह से जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आ रही हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, वो उनमें नहीं है। सो आई थिंक इसका बेस्ट यही है कि आप हर जनरेशन की स्ट्रेंथ्स और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करें। और अगर आप वाक़ई कुछ करना चाह रहे हैं इसको ओवरकम करने के लिए, तो जैसे मैंने डिफरेंट जनरेशंस शुरू में सेगमेंट्स बता दिए हैं कि डिफरेंट जनरेशंस हैं, देखें, एक्सप्लोर करें कि हर जनरेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आप उनकी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज़ करें और उनकी वीकनेसेस को ओवरकम करें, ओवरलुक करें। इनफैक्ट उनको जनरेशन क्या है कि वो, उनकी अगर मैं स्ट्रेंथ बात करूँ, तो दे आर वेरी स्मार्ट। मतलब वही अगर फैसला करने में, वही हल निकालने में किसी मसले का, पुरानी जनरेशन इतना टाइम लेती थी, तो आजकल वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, ऐसे हल निकालते हैं। लेकिन दूसरा उनका एक वीकनेस क्या है कि दे आर वेरी इम्पल्सिव, बहुत तेजी करते हैं। अब ये जी, अब ये जो स्ट्रेंथ है, ये मेरी, ये इससे पहली वाली जनरेशन की नहीं है शायद। दे आर नॉट दैट इम्पल्सिव। हो ये सकता है कि हर जनरेशन की जो क्वालिटी है, आप उसको मैक्सिमाइज़ करें, उसको तरजीहाती बुनियाद पर उसको देखें, और जो उसकी वीकनेस है, उसको इग्नोर करें, उसको नज़रअंदाज करें। ठीक है, बिल्कुल। राकिया, मैं अपने 1 से 2 क्वेश्चन ऐड करूँगी इंशाल्लाह, उसके बाद अपने ऑडियंस की तरफ जाते हैं। आपने बात की कि इतनी सारी जनरेशंस है, 5 टू 6 जनरेशंस है। हर जनरेशन है कोई ना कोई डिफिकल्टी खुद भी फेस कर रही है। ऑब्वियसली वो किसी दूसरे के लिए भी डिफिकल्टी का बायस बन रही है। तो उस डिफिकल्टी को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। माहा डिफिकल्टीज के लिए देखें, डिफिकल्ट अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी पहला स्टेप है। सो अगेन आपका जैसे सवाल है कि बात ये आ जाती है कि उनको मैनेज कैसे करना है। सो पहली बात ये कि हर जो जनरेशन है, उसकी स्ट्रेंथ को, जैसे मैंने पहले कहा, उसको आप देखें और उनकी वीकनेस को कम से कम, मतलब उसको मिनिमाइज करें और आइडेंटिफाई करें कि देखें, अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी स्पीडीली एक चीज का या टेक्नोलॉजी से मैं
किसी मसले का हल निकालती हूँ, शायद मेरी मदर या मेरी ग्रैंड मदर उतनी जल्दी नहीं निकाल सके। बट मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे ये देखने की जरूरत है कि वो जो काम बेहतरीन कर सकती हैं उसको मैं उसको उसको देखूं, और जो वो काम नहीं इतना ठीक कर रही या जिसमें वो स्लो हैं मैं उसको इग्नोर करूं। सो द मेन पॉइंट इज के सबसे पहली चीज रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरी जनरेशन के लिए। हर जनरेशन वाकई मुश्किलात का सामना कर रही है। जो हम बड़े लोग हैं, जो आप घर में सब देख रहे होंगे, जो बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चे हमें समझते नहीं है, बच्चे हमें टाइम नहीं बिल्कुल देते, ऐसा ही विच है। इज अ वेरी वैलिड एंड जेन्युइन थिंग, वाकई टाइम देते, लेकिन बच्चे कहते हैं हमारे पास तो टाइम होता ही नहीं है, हम कहाँ से दें, हम कितनी चीजों को मैनेज करें। अब वहां पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि बच्चे क्या अपनी लाइफ के डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में क्या पेरेंट्स को एक इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट समझते हैं कि नहीं। अगर तो वो समझते हैं, अगर मैं मेरे पास जितना भी कम टाइम हो, मैं दिन में एक दफा तो जरूर व्हाट्सएप देख लूंगी, मैं एक कम से कम एक दफा, क्या मैं दिन में 15 मिनट 20 मिनट अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहूंगी। सो ये एक चीज है कि जो दोनों अभी आप हमारे पास इससे रिलेटेड सवाल भी आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो डिफरेंट जनरेशन है, हर जनरेशन के अपने अपने मसले हैं, उन मसलों को म्यूचुअली बैठ के देखना चाहिए कि कौन किसके लिए कितना कर सकता है, अपनी किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कौन कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता। एक चीज वहां मैं ऐड करूंगी कि बेसिकली जब हम बात करते हैं, ज्यादा पेरेंट्स कहते हैं कि जी हम बच्चे हमारी बात नहीं समझते, हमारी बातें सुनते। मैं दो तीन चीजें इसमें उनके लिए ऐड करना चाहूंगी कि हम जैसे कहते हैं कि साइकोलॉजी में भी पेरेंटिंग के स्टाइल्स होते हैं। मतलब कि अगर आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, एक स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव। तीन स्टाइल्स होते हैं बेसिकली। सो एक में पेरेंट्स ज्यादा ओवर पावरिंग होते हैं, पेरेंट्स का रोब होता है, वो जैसे चाहते हैं हो रहा होता है। दूसरे में बच्चे ज्यादा ओवर पावरिंग होते हैं, जो परमिसिव स्टाइल है। और तीसरे में दोनों म्यूचुअल उसमें होते हैं। सो आप शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि जिसमें बच्चे और पेरेंट्स एक जैसी पावर में आने की आए, मतलब उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। होता क्या है, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो वो देखता है कि चूंकि शुरू से उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं समझी, जब वो एकदम पावर में आता है, या उस बेटे की शादी होती है, बहू घर में आती है, या बेटी की शादी होती है और वो जाती है, तो बाद में अपने पेरेंट्स को वैसी रिस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि उसने वैसी रिस्पेक्ट छोटे होते ली नहीं होती। माँ बाप कहते हैं हमने तो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चे को सुना जाना, यानी कि लिसनिंग। अब बच्चा छोटा होता है, आके अपने स्कूल की बातें, अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बातें, अगर वो उसका कहीं इंटरेस्ट है, वो बताना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उस टाइम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ज्यादा। जब उन बच्चों की बारी आती है, वो कंट्रोल में आते हैं, तो वो फिर माँ बाप को नहीं सुनते। सो यू नो देयर इज अ सर्कल। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है बीइंग लाइक बड़े होते हैं चूंकि, तो वो पेरेंट्स पे आती है। जब जब बच्चा पैदा होता है और जब उसकी वो पेरेंटिंग करते हैं, तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल उन्हें होना पड़ेगा, ताकि बच्चों को ये समझ आ सके कि कैसे डील किया जाता है। फिर पेरेंट्स कभी भी ये नहीं सिखाते कि कोई मसला हो जाए तो कैसे डील करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है अपनी सारी चीजों में। जब बच्चों को पता ही नहीं होगा टाइम कैसे मैनेज करना है, तो कल को वो कैसे सोशल मीडिया को भी टाइम दें और अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें। फिर एक और चीज, पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, बच्चे कभी देखते नहीं है कि इंपॉर्टेंस देने का फिनोमिना। आप देखें, स्टडीज हुई हुई है हमारे कल्चर से रिलेटेड कि जिन फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई, उनको बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं। अब पेरेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, कही जाते हैं बेटा नमाज पढ़ना, बड़ों की इज्जत करना, पर वो खुद वो काम नहीं कर रहे होते, झूठ नहीं बोलना। जब बच्चे, ये बात समझने की जरूरत है पेरेंट्स को बहुत ज्यादा, कि चिल्ड्रन लर्न मोर देन, चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग यू। मतलब कि वो आप जो करते हैं वो देख के वो सीखते हैं, बजाय इसके जो आप कहेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा, वो भूल जाएंगे। ये ऑटोमेटिक सी रिसर्च है इसमें कि जो आप कहेंगे उसकी फॉरगेटफुलनेस बहुत जल्दी हो जाती है, जो आप करता हुआ देखेंगे वो याद रहेगा। तो अगर पेरेंट्स का अपना एटीट्यूड ऐसा होगा कि वो बड़ों को इज्जत दे रहे हैं ओवरऑल, ये आजकल पेरेंट्स भी मतलब उस तरह से उनमें इतनी टॉलरेंस नहीं रही थी, बहुत से रीजन हो सकते हैं उसके। सो अगर पेरेंट्स इज्जत देंगे, दे वुड डू रादर देन जस्ट सेइंग, कहने की बजाय करेंगे, तो बच्चे भी कल को वही पैटर्न अडॉप्ट करेंगे। अपनी वैल्यूज को जितनी इंपॉर्टेंस देंगे, बच्चे भी वही करेंगे, क्योंकि अब हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। एक और मैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, उससे एक नुकसान ये भी हो रहा है कि हम रहे तो अपनी वैल्यूज, हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें कि हम अपनी वैल्यूज पूरी करें, लेकिन
मीडिया पे तो हम बाहर की वैल्यूज देख रहे हैं, बनना तो हम अमेरिका और वो बाहर के लोगों जैसा चाहते हैं। तो बाहर के लोग तो ऑफ कोर्स दे डू नॉट पे दैट मच रिस्पेक्ट एंड टाइम और टू देयर एल्डर्स, क्योंकि उनका एक सिस्टम है। आई रिस्पेक्ट दैट टू, ठीक है, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है और हमें कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। हमें बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स को ये बताने की है कि हमें कलेक्टिव रहना है और यही हमारी आइडेंटिटी है। बट जब वो देख मीडिया को रहे हैं, जब वो देख इंग्लिश मूवीज सीजन्स और ये सब चीजें रहे हैं, और पेरेंट्स कहते भी हैं कि बेटे अंग्रेजी स्कूल में जाना है, अंग्रेजी बोलनी है, उसी की बेस पर तुम्हारी इज्जत है, तो आप कल को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अंग्रेजों वाली वैल्यूज लेके नहीं आएंगे। सो मुझे लगता है वी नीड टू वर्क ऑन आवर वैल्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ठीक है राकिया, जल्दी से मैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो ऐड करूंगी, जो बेसिक हमारे शो का जो टॉपिक भी है कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस तो कर लिया है, हम इनको कोप अप किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अगर एक बंदा अपने अंदर कोई खूबी पैदा करे तो वो सबके लिए किस तरह से बेहतरी लेकर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। माहम ओवरऑल अगर मैं जनरेशन, अगर मैं सब जनरेशन वाइज बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एल्डर्स हैं ना, जो बड़े हैं, उनको जो एक चीज अपने अंदर लाने की जरूरत है वो ये है कि वो तब्दील नहीं होना चाहते। दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। और आजकल जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की हम बात करते हैं, अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, अडेप्ट हुए बगैर गुजारा मुश्किल हो जाता है, साइकोलॉजिकली भी एडजस्ट होना। सो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, जो जितने भी बड़े हैं, उनको अडेप्ट होने की ज्यादा जरूरत है। अपने अंदर से वो चीज के वो चेंज नहीं होना चाहते, वो चेंज नहीं हो सकते, उस चीज को थोड़ा उस पे काम करने की जरूरत है विद द हेल्प ऑफ यंगर वंस ऑफ कोर्स। और जो यंग यंग लोग हैं, जो आजकल की टीन एज है, यूथ है, मुझे लगता है जो उनकी कोर वैल्यू जिस पे काम होने की जरूरत है, दैट इज टॉलरेंस। उनमें बर्दाश्त नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी पेरेंट्स कुछ किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, बड़े पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, तो दे गेट वेरी क्विकली फ्रस्ट्रेटेड। इतनी जल्दी वो तंग आते हैं और वो रिएक्ट करते हैं, दैट लीड्स टू अ ग्रेट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, यू नो। सो आपको जरूरत क्या है कि इस जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए टॉलरेंस लेवल अपना इंक्रीज करें, मतलब कि बर्दाश्त लेके आए। और अपना जो बड़े हैं उनको ये चाहिए कि वो खुद भी अपने अंदर तब्दीली या चेंज लाने के लिए रिलक्टेंट ना हो, चेंज लाने के लिए तैयार हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरली, वो ये है ओपन कम्युनिकेशन। जब तक आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूजन रहेगी, पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और बच्चे कुछ और किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे। उसके अलावा रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एक दूसरे को इज्जत रिस्पेक्ट देने की आई थिंक काफी जरूरत है। फिर मजीद जो चीजें जिन पे काम हो सकता है वो ये है कि आप क्वालिटी टाइम दें, लाइफस्टाइल ऐसा करें। आई थिंक लाइफस्टाइल चेंज एक रिसर्च भी है जो ये कहती है कि लाइफस्टाइल चेंज, रिसर्च थी साइकोलॉजी ऑफ ब्रिजिंग गैप, वो भी ये कहती है कि जो आप अगर आप लाइफस्टाइल इस तरह का हो जाएगा कि थोड़ा सा पेरेंट्स भी अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, एंगेज होंगे और बच्चे भी होंगे, तो उससे काफी बेहतरी आ सकती है। फिर मजीद ये है कि अपनी बाउंड्रीज क्लियर सेट करें। पेरेंट्स ये बताएं कि उनको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से, और बच्चे ये बताएं कि उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए। जी। सो जब ये बैठ के एक क्वालिटी टाइम और इन सब चीजों पे काम होगा तो बहुत ज्यादा बहुत फर्क पड़ेगा। हम एक और चीज जो करने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स बच्चों की लाइफ पे कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं और बच्चे कहते हैं कि जैसे हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसी चीजें हों। सो आई थिंक हमें वो बात है कि बाउंड्रीज ड्रॉ करके जो कंट्रोल लेना है उसको खत्म करना पड़ेगा। हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा, चेंज को अकोमोडेट करना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल अगर आपके मुताबिक नहीं भी है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। हम यहाँ पे उस इंसान के तब्दील लाने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं, बड़े बच्चों के अंदर, बच्चे बड़ों के अंदर, कि ये हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो सकते। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तब्दीली लाए बगैर लोगों को, चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप चीजों को अकोमोडेट करें। जी, फरीहा की तरफ से है कि माय डॉटर इज 15 इयर्स ओल्ड। मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है उस पे।
और वो भी एग्रेसिव हो जाती है और छोटी सिस्टर पे गुस्सा करती है। जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फरीहा फॉर जॉइनिंग और क्वेश्चन करने के लिए। वहाँ मैं क्वेश्चंस लेने लग गई हूँ जी, जी, और बिल्कुल। बैठ जी तो फरीहा इसमें ये है कि मैंने एक पहले थोड़ा पहले एक पॉइंट कहा था कि बच्चे जो आप कहते हैं वो नहीं करते, जो आप करते हैं बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अब बिल्कुल वैसे ही चिल्ड्रन आर लाइक जस्ट लाइक आप छोटे से कोई पेट्स ले लें और वो भी क्या करेंगे, जो आप करेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। आप जिस तरह से मशीनरी को डिजाइन करेंगे, जैसे उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, वो वैसा ही आगे से रिस्पॉन्स देगी। इसी तरह से जो आप कर रही हैं, इसको हम साइकोलॉजी की जुबान में आप कहते हैं कि आप उन पे निकाल रही हैं और वो आगे अपनी बहन पे निकाल रही हैं। सो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि वो आपको देख के कॉपी कर रही हैं। आपको फरीहा सबसे पहले खुद को मैनेज करने की जरूरत है, अपने गुस्से को मैनेज करने की जरूरत है। अपने लाइफस्टाइल पे कंट्रोल में चेंज लाएं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। देखें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी बेटी से। एक और चीज है एक्सपेक्टेशंस, वही बात है, क्लियरली सेट करें। बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस है वो बताएं और आपकी इसको मैं कहती हूँ क्वालिटी टाइम दें, बैठ के बात करें। सो जब ये इन चीजों का आप हल निकालेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली चाह क्या रही है बेटी और आप क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। और फिर जब प्रॉब्लम समझ आएगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। जब आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, वो बेटी जब देखेगी कि आप उससे बहुत अच्छा रिएक्ट करने लग गई हैं, बिहेव करने लग गई हैं, वो अपनी बहन के साथ ऑटोमेटिकली, ये ऑटो पे चीज होगी। जब एडोलेसेंट तक का पीरियड होता है ना 18-19 तक, तब तक बच्चे सीख रहे होते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जनरेशनल गैप किस टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, जब बच्चा टीन एज में होता है, सॉरी टीन एज से शिफ्ट होता है एडल्टहुड में, यानी कि 20s में होता है, अपने 20, 21, 22 ये वाली एज में, और इससे थोड़ा सा पहले यानी कि 17, 16 से लेकर 21 तक, तब तक एक बहुत डिफिकल्ट टाइम बच्चा फेस कर रहा होता है। उसको उसकी अपनी जिंदगी भी बन रही है, अपनी इसको हम कहते हैं कॉग्निटिवली वो ग्रो कर रहा है। इस पे बहुत सी थेरीज हैं, पियाजे की थेरी है अगर आप कोई देखना चाहे, और काफी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चे की ग्रोथ हो रही है और वो घर के, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। इससे पहले एडोलेसेंट की एज में भी उसको समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे बच्चे को समझाने की बजाय आप खुद वो करके दिखाएं, तो काफी फर्क पड़ेगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, वो ये है रोल प्ले। रोल प्ले हम ये कहते हैं कि आप कभी अपनी बच्ची का रोल ले लें और वो आपका रोल ले ले। ये इंपॉर्टेंट है, और ये मजे की भी एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के साथ। आप बताएं कि जी वो गुस्सा करेगी आप पे, तो आपको अंदाजा होगा कि आपका बिहेवियर क्या होता है, और वो जिस तरह से रिएक्ट करती है, अगर वो स्टबन है या वो किसी और पे गुस्सा करती है, आप वो करें, ताकि घर में एक वो एक्टिविटी वाली भी हो और हर किसी को अपनी गलती रियलाइज हो। सो आई थिंक यू नीड टू मैनेज योर बिहेवियर फर्स्ट, फिर आपकी बेटी का बिहेवियर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। जी, राकिया। अकरम अली पूछ रहे हैं कि आई यूज माई मोबाइल होल द डे फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, बट समटाइम आई गेट रीड ऑफ, आई थिंक आई शैल लीव मोबाइल फॉर हाफ एन आवर, बट आई कुड नॉट, सो हाउ शैल आई डू? वैसे ये थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अकरम एंड पुटिंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन। वैसे ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अकरम कि ये जो इसको अब आजकल तो ये बड़ा कॉमन एक चीज चल रही है, मोबाइल फोन एडिक्शन। जैसे कि आपको हम चाय को या और किसी चीज को, जब हमें आदत हो जाती है, लोग सिगरेट को नहीं छोड़ सकते, ऐसे मोबाइल फोन भी ऐसे ऐसे गैजेट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हम डिपेंड होने लग जाते हैं, हमसे छोड़ा नहीं जाता। अच्छा, ये रिलेट भी कर रहा है हमारे टॉपिक से, क्यों ये एडिक्शन एक बहुत बड़ी वजह है जनरेशनल गैप की, कि मैंने जैसे पहले कहा कि हम टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा रहते हैं और पेरेंट्स वैसे नहीं रहते। पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कभी हमारी मजबूरी है और कभी हम शौकिया तौर पे रह रहे हैं। सो हमें अपने जितनी भी टीन एज है, एडल्ट हैं, उनको अपने बिहेवियर को मैनेज करने की जरूरत है। टाइम स्लॉट फिक्स करें। जैसे आप कहते हैं ना हाफ आवर, बिल्कुल ठीक है, आपके मोबाइल यूजेज का टाइम होना चाहिए। इस तरह से आप जब डिफरेंट स्पेयर्स को, वॉक को टाइम दें, अपने पेरेंट्स को टाइम दें, बाकी चीजों को टाइम दें। जब आप टाइम स्लॉटिंग करने लग जाएंगे अपनी जिंदगी में, उस स्लॉट में एक स्लॉट आपके पेरेंट्स का बनेगा, बहुत से मसले इसी से हल हो जाएंगे, और आपका जो मोबाइल फोन के साथ बहुत ज्यादा क्लिंगिंग बिहेवियर है, जो आजकल बहुत कॉमन है, उसका भी हल निकल आएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाहिद का। वो पूछ रहे हैं कि माँ बाप को बच्चों को टाइम कैसे देना चाहिए जबकि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, सो ये गैप किस तरह से खत्म होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही हम बात कर रहे थे कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी आजकल जो इतनी बढ़ रही है,
उसकी वजह से अब हो क्या रहा है, जिसको मैं पहले कही थी कि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अपना थोड़ा-सा टाइम, और ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ये चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी, क्या हो रहा है कि पेरेंट्स अपना थोड़ा-सा टाइम बचाते हैं इनिशियली, कुछ साल। वो ये कहते हैं कि बच्चा इतना रो रहा है, हमारे पास तो इतने काम करने वाले हैं, तो हम क्या करें, हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं। इट हैपेंस, हमेशा यही होता है, हम भी कहें चलिए ठीक है जी, इतने काम है, क्या करें? अब वो टाइम दे देते हैं, बच्चा फ़ोन, ये बहुत रिसर्चेज़ हैं इस पे कि बच्चा जब फ़ोन यूज़ करता है ना, तो उससे उसमें फ्रस्ट्रेशन यानी कि चिड़चिड़ापन, उसकी बर्दाश्त में कमी और गुस्सा, उसका सोशलाइज़ कम करना, लैंग्वेज डिले, बहुत सी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही होती हैं। हम स्पीच पैथोलॉजिस्ट से भी कभी बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी बच्चा मोबाइल पे इतना लगा रहता है कि उसको वो वाली लैंग्वेज बहुत जल्दी नहीं सीख सकता। सो खैर ये सारी जब डिफिकल्टीज आने लग जाती हैं, सो फिर क्या होता है, फिर पेरेंट्स को किसी स्टेज पे जाके डबल टाइम देना पड़ता है अपने बच्चों को, या वो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आते हैं, या वो खुद परेशान हुए होते हैं कि क्या करें, बच्चा बात ही नहीं सुन रहा, और पेरेंट्स पेरेंट्स इतना फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं। तो मैं इस पे ये कहूंगी कि आप मैनेज करें, एक अगर आप शुरू से ही बच्चे को राइट टाइम देंगे, और गैजेट जो है, मोबाइल फोन जो डिवाइस है, जैसे भी जाहिद भी कह रहे हैं कि जो उस डिवाइस को एक रीइंफोर्सर रहने दें, यानी कि कभी कभी मिले, और आप हर टाइम देखे, अपने लिए शॉर्टकट मत उसको दें, क्योंकि आप शॉर्टकट ले लेंगे उस टाइम पे, आपको वाकई मिल जाएगा, लेकिन होगा क्या कुछ सालों बाद, और मैं बता रही हूँ, आई हैव सीन अ नंबर ऑफ केसेस रिगार्डिंग इट, कुछ सालों बाद वही पेरेंट्स आके कहेंगे कि बच्चा अब बदतमीज हो गया है, बच्चा अब ये मसले कर रहा है, हमें इज्जत नहीं देता, हमें टाइम नहीं देता। सो आप पहले अगर टाइम इसका आपका लाइफस्टाइल मैनेज होता, सो बाद में ये मसले ना होते। सो पेरेंट्स के लिए ये है कि प्लीज शॉर्टकट अडॉप्ट ना करें, जितना आप क्वालिटी टाइम देंगे उतना ही फिर आप आउटकम एक्सपेक्ट करेंगे। फिर बाद में ये कंप्लेन आप करते हैं कि जी ज्यादातर लोगों की कि बच्चे चिड़चिड़ा है, ये मसला है, वो मसला है, तो उससे बेहतर है। एक और चीज वेरी वेरी पर्टिनेंट में आई स्ट्रांगली बिलीव, पिछले जमानों में जब जिसको हम जनरेशनल गैप कह रहे हैं, एक बड़ा ट्रेंड था स्टोरी टेलिंग का। पेरेंट्स बिल्कुल। टाइम निकालते थे रात को। मेरी मदर जॉब करती नहीं है, मैंने I've been brought up in an environment जहाँ पे मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा है। मेरी मदर लाइक शी हैड अ वेरी बिजी लाइफ, बट आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ स्लॉट इन हर होल रूटीन जो कि फिक्स्ड होता था, जो कि कससुल अंबिया हम पढ़ते भी थे और हमें सुनने को मिलती बिल्कुल। थी। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। अब ये इतना अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का कि वैल्यू कैसे करते हैं, वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है। सो अगर हम इस ट्रेंड को सिर्फ एक आप वापस ले आए ना, और जो पहले भी जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि बेटी बहुत एग्रेसिव हो रही है, आप खुद अपने एंगर पे कंट्रोल करें और स्टोरी टेलिंग को लेके आए अंदर। गुस्सा कैसे काबू करना है, या कैसे जिंदगी को मैनेज करना है, जब ये चीजें लेके आएंगे, टाइम अच्छा स्पेंड होगा साथ। उसके अलावा बच्चा वो चीज जो आप डायरेक्टली नहीं सिखा पा रहे, वो इनडायरेक्टली सिखा लेंगे। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एब्यूज जो आजकल बहुत कॉमन है, वो भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। हयात महोदय, मैं पूछ रहे हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं कि उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। उनके समझाने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? ये मेरे ख़्याल में अभी जो बिल्कुल आपने जी। बात की है ना, जिस तरह से आपने की है कि पेरेंट्स जो हैं वो अटेंशन नहीं देते बच्चों को, तो ये उसकी वज़ह से भी ये रीज़न हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अब बिल्कुल, जैसे थैंक यू फॉर पुटिंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन, सवाल करने का शुक्रिया। ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जैसे आप कह रही हैं कि क्वालिटी टाइम पहले आपको देखने की जरूरत है कि बच्चा जिद्दी हुआ तो हुआ क्यों है, उसकी वजह क्या है, क्या आपने टाइम नहीं दिया, क्या उसने घर में ऐसा माहौल देखा है कि मैं जिद करूंगा तो अब होता क्या है कि बच्चा मार्केट में जाता है और वो आराम से कहता है मुझे टॉय ले दें, टॉय ले दें, पेरेंट्स कहते हुँ। हैं नहीं नहीं मिलना, नहीं, वो अचानक चीखता है मुझे लेके दें वरना मैं, और अचानक माँ बाप को होता है कि जी उनकी रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी और फौरन से बच्चे को खिलौने देते हैं। बच्चे ने क्या सीखा, मैं चीखूंगा तो मुझे चीज मिलेगी। सो ये देखें कि कहीं ऐसा बिहेवियर तो नहीं है घर में कि बच्चा वो सीख गया है। अगर सीख गया है तो कोई बात नहीं, एक चीज लर्न की है तो उसको अनलर्न भी करवाया जा सकता है। अनलर्न कैसे कराया जा सकता है, बच्चा जब भी चीखे, जब भी शाउट करे, जब भी ऐसा कुछ बोले, तब उसको वो चीज बिल्कुल ना मिले। इसके लिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब लिख के रख लें, बांध लें, कि वो चीज है कि नो पे आपने पेरेंट्स को नो कहना आना चाहिए और नो पे कायम रहना आना चाहिए। मतलब एक दफा अगर उन्होंने किसी गलत बात के लिए नो कहा है तो उसका मतलब नो मीन्स नो। फिर वो बच्चा चीखे, रोए, जो मर्जी करे, आपका नो नो ही होना चाहिए। क्यों? एक दफा होगा, 2 दफा, 3 माह, 4 माह, बच्चा सीख जाएगा कि मेरे रोने से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, फायदा नहीं हो रहा, जिद से फायदा नहीं हो रहा, तो वो बिहेवियर अल्टीमेटली छोड़ देगा।
बल्कि साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका सेकंड जो मिस हम कर जाते हैं कि बच्चा जब भी कोई अच्छा काम करता है उसको जरूर रीइंफोर्स करें, क्लैपिंग करें, अप्रिशिएट करें, थपकी दें, स्माइल पास कर दें, इसको सोशल रीइंफोर्सर्स कहते हैं। सो जब आप ऐसे छोटे-छोटे जेस्चर्स ही करेंगे ना, सो आप क्या करें, एक नेगेटिव बिहेवियर को कम कर रहे हैं और पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं। सो इससे साइमल्टेनियसली मतलब साथ-साथ बच्चे की जिद भी खत्म होती जाएगी और बच्चे का जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा। बच्चा सीख जाएगा कि दिस इज हाउ वी हैव टू बिहेव इन पब्लिक लोगों के साथ। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल पहले से मिलता-जुलता है, जो अभी आपने आंसर भी कर दिया, लेकिन हम दोबारा इसे ऐड करते हैं प्रोग्राम में। वो पूछ रहे हैं कि आजकल पेरेंट्स बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि बच्चे में गैप की वजह भी यही है? देखें, बिल्कुल सही है, पेरेंट्स बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं जो कि इसलिए गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने मैंने जैसे बताया, अगर लाइक इफ आई स्पीक एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं उन लोगों के जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको एडजस्टमेंट इश्यूज़ होते हैं, डिफिकल्टीज़ होती हैं। उसकी वजह क्या है एग्ज़ैक्टली ये जो भी आपने कहा कि पेरेंट्स तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं और वो बच्चे को इनडायरेक्टली मतलब अपने करने से ये सिखा देते हैं कि बेटे जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, दुनिया में ऐसा जी। नहीं होता। कौन कहेगा, ज़ाहिद आप बता दें, वहां आप बताएं हमें कि हमने जो हर चीज की जिस चीज की ख्वाहिश की हमें प्रैक्टिकल लाइफ में वो मिल गया। कभी भी नहीं होता, हर चीज नहीं मिलती। सो अब लेकिन आपने तो घर से सीखा हुआ, आपको हर चीज मिल जाएगी। यहाँ पे आके बहुत से इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है, जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने पहले ये गलत ट्रेन किया होता है या ओवर पैम्परिंग की होती है कि जो आप चाहेंगी जी आपको मिल जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी रीजन है सिर्फ जनरेशनल गैप की, बल्कि बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। इस पे पेरेंट्स को डेफिनेटली इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और हर चीज की अगर उनका दिल भी कर रहा है, हर चीज कभी कभी इंटेंशनली जो चीज मिलनी भी चाहिए बच्चे को वो ना दें। बच्चे को पता चले कि कभी अचानक कोई हादसा हो तो कैसे उसने सर्वाइव करना है। जो कुछ पेरेंट्स स्मार्टली चलते हैं वो इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है। अकरम अली का एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाई नाउअडेज पेरेंट्स डोंट टीच देयर चिल्ड्रन नॉलेज ऑफ लाइफ, लाइक नॉलेज ऑफ इस्लाम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स। दे से चिल्ड्रन नाउ इवन दे डोंट नाउ। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे एंटरटेन करेंगे। जी, अगेन वही बात है इकरम कि ये जो मैंने पहले की, अब पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं उसकी तो एक बहुत बड़ी रीजन वही है कि पेरेंट्स सोसाइटी के साथ बच्चे को मूव करवाना चाह रहे हैं और उस सोसाइटी में तो वही मैं कह रही हूँ कि इंग्लिश बोलना और ये वाले स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं, जो कि दुनिया के साथ चलने, सोसाइटी के साथ चलने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, नो डाउट। लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कोर वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों सिर्फ नहीं है, क्योंकि खुशी का दारोमदार ये नहीं है ना। खुशी का दारोमदार आपका ये है कि आप इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग फुटेड हैं, कितनी आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है। और बेसिकली वही हमारा कल्चर किस तरह का कलेक्टिविस्टिक है। सो पेरेंट्स को वही अगर क्वालिटी टाइम देना शुरू हो जाए और अपनी वही हम अंबिया की और सारी बातें करना शुरू हो जाए तो बहुत से मसले तो वैसे ही हल हो जाए। तो आई थिंक वाकई आपकी बात सही है, नहीं कर रहे पेरेंट्स और करना चाहिए। तो इसलिए आज हम डिस्कस करें आप जो दोनों जनरेशन्स हैं अगर वो मिल के कुछ कॉमनैलिटीज पे बात करें, मतलब डिफरेंसेस को छोड़ दें। ब्रिजिंग जनरेशनल गैप का ये मतलब है कि कॉमन एस्पेक्ट्स पे आए। कॉमन एस्पेक्ट्स क्या आए कि मजहब पे बात करें, दीन पे जो दोनों का मुश्तरका है, कॉमन है, और चीजों पे बात करें, लैंग्वेज पे बात करें, डेवलपमेंट पे बात करें। इससे पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट कायम रहेगा और बच्चों का भी रहेगा। बच्चों में क्यूरियोसिटी भी सही तरह की आएगी। सो करने की जरूरत है, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। रज़ा उमर है, पूछ रहे हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स अवॉइड फ्रॉम देयर पेरेंट्स डिस्कसिंग अबाउट देयर स्टडी मैटर। दे कांट एक्सप्लेन एंड शेयर देयर इश्यूज ड्यू टू पेरेंट्स फियर। व्हाट शुड दे डू? ठीक है। उमर, इसमें डेफिनेटली पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स पे आती है, जैसे मैं पहले भी कही थी कि पेरेंट्स को इतना रूम देना चाहिए, इतनी स्पेस देनी चाहिए कि बच्चा कोई भी बात आके उनसे कंफर्टेबली कर दे। ये तो आप स्टडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बहुत सी सुसाइड इसलिए होती हैं क्योंकि बच्चे ऐसी कोई चीज फेस करते हैं जिसको वो सबसे क्लोज्ड वन जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी डिस्कस नहीं कर सकते, और वो ना करने की वजह से उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता एंड दे कमिट सुसाइड। अब्यूज की बहुत बड़ी रीजन केसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि पेरेंट्स के तौर पे जिसको मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें। कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा तो जनरेशनल गैप वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। टाइम दें, ज्यादा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, बजाय इसके कि मैं 2 घंटे
बैठ के मोबाइल पे लगी रहूं, अपनी जो भी मेरा कोई बड़ा बैठा है, मेरी दादी नानी उन या कोई भी बड़ा, उनके साथ बैठ के मैं उनकी बात सुन नहीं रही और मैं लगी हुई हूँ और मेरे नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं कि जी मैं सुन रही हूँ, जो आजकल बड़ी यूथ कॉमनली कर रही है, उससे बेहतर है कि मैं उन्हें आधा घंटा क्वालिटी टाइम दे दूं, अच्छी तरह से बात समझूं सुनूं और उसमें समझा दूं कि मैं इतना टाइम दे सकती हूँ, अब मुझे थोड़ा सा ये काम करने हैं, बल्कि आप बताएं मैं कैसे मैनेज करूँ। हमारे बड़े बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन हैं मैनेज करने के लिए चीजों को। सो आई ऑलवेज डू कीप आस्किंग माई मदर कि आप कैसे मैनेज करती थी, एंड आई गेन टिप्स फ्रॉम दैट। सो पेरेंट्स को पहली बात है कि ये थोड़ा सा रूम देना चाहिए कि बच्चे आके हर मसला शेयर करें, स्टडी से रिलेटेड भी मसाइल शेयर करें। जब पेरेंट्स रूम देंगे तो बच्चे, अब दूसरी जिम्मेदारी आती है बच्चों पे। देखिए आपके पेरेंट्स अगर उस तरह से बात नहीं समझ रहे जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो अपना तरीका चेंज करें बात करने का। बच्चे यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि वो एक ही तरीके से बात करते हैं। पेरेंट्स को कन्विंस करने के देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई इश्यू आ रहा है, तो बजाय इसके कि आप डायरेक्टली जाके उनको बताएं, उनको किसी तरीके से बताना शुरू हो। सो बीइंग यूथ भी, आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग यंग हैं, आप लोग कोई अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं कि आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। सो इट इज अबाउट अगेन ब्रिजिंग द गैप। अगर उनकी तरफ से गैप मेंटेन हो रहा है, तो यंग जनरेशन जो है वो उसको ब्रिज कर ले बाय हैविंग अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे। बीना खान ने पूछनी कि मेरे बेटे की एज 1.5 ईयर है, वो हिटिंग करता है, बात बात पे मारता है, तो इसको कैसे ओवरकम करें? अच्छा, ये देखना पड़ेगा बीना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये देखना पड़ेगा कि आपका बेटे की, अब अगेन आप किसी अगर आपको लगता है कि उसकी बाकी सारे बिहेवियर्स एक्टिविटीज नॉर्मल हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें और भी मूड में, उसके रवैये में, उसकी बात को समझने में, कॉपी करने में, उसकी बाकी सेंसेस में कोई इशू है, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट को राब्ता करें, क्योंकि बाज औकात की किसी एक ज़हनी बीमारी की भी अलामत हो सकती है। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, मैं सिर्फ आपको एहतियातन कह रही हूँ। दूसरा, अगर सिर्फ उसका बाकी हर चीज नॉर्मल है, और सिर्फ ये एक बिहेवियर है हिटिंग का, तो ये देखें कि क्या उसने कहीं से सीखा तो नहीं है। क्या उसी बात ये कि जब वो हिट करता है चीज, तो क्या उसको उसकी पसंद की चीज तो नहीं मिल जाती। पसंद की चीज में सबसे ज्यादा पसंद की चीज बच्चों के लिए तवज्जो है। अब एग्रेसिव चाइल्ड ने कमेंट भी किया, तवज्जो है। जब भी बच्चा हिट करता है, तो सब क्या करते हैं, एकदम सब चीजें छोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। 1.5 साल का बच्चा हो या 6 माह का बच्चा, वो आपके नॉन वर्बल जेस्चर जो है, यानी कि आप स्माइल कर रहे हैं, आप पलट के उसकी तरफ आ रहे हैं, उसको देखता है, उसको बहुत अच्छी तरह नोटिस करता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। अगर बच्चे की सारी नॉर्मल माइलस्टोन्स है, तो अगर आप उसको एकदम सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके उस पर रोकने के लिए चाहे अट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चा वो चीज सीख जाएगा। पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है कि जब भी वो हिटिंग बिहेवियर शो करे, कंप्लीटली इग्नोर करें उसके उस बिहेवियर को। बच्चे को इग्नोर नहीं करना, उसके उस बिहेवियर को उस टाइम पे इग्नोर करना है। और जब वो हिटिंग से बाज आ जाए, आराम से रुक जाए, तो उसको स्माइल करके उसको पैट करें, उसको कहें कि आपने नहीं करना, उसको क्लियरली समझाएं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये कंसिस्टेंट रहे, यानी कि नो, जैसे मैं कही थी, उसमें कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, ये बिहेवियर करते रहेंगे, तो बच्चा सीख जाएगा कि उसका वो बिहेवियर अच्छा नहीं है, रीइंफोर्सिंग नहीं है, दूसरा बिहेवियर अच्छा है। राकेश, समटाइम ऐसा भी देखा गया कि ऐसा बिहेवियर, जब कोई बच्चा जो गलत काम कर रहा होता है, जैसे कोई शरारतें कर रहा होता है, तो उसको एडमायर किया जाता है, कि खुश होते हैं बिल्कुल फैमिली वाले, तो उसका क्या बिल्कुल। इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के जहन पे? देखिए बच्चे को इस टाइम ये समझ नहीं आ रहा कि वो अच्छा काम है या बुरा काम है। बच्चा कैसे बिल्कुल। समझ रहा है अच्छा काम है या बुरा काम है? जो उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। मसलन मैं कोई भी एक काम करती हूँ, उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे ये बताएगा कि वो काम अच्छा है या बुरा है। अगर तो मैंने कोई बुरा काम किया, उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल गया है, तो मैं मुझे वो काम बुरा कभी नहीं लगेगा। और बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मैंने काम, अगेन लाइक वाइस वर्सा, इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि कल को वो बच्चा वो काम ना करे जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, अगर कल को बच्चा किसी की नकल उतारेगा, तो आप कहेंगे कितनी तुम ये तो बदतमीजी है, मिसबिहेव कर रहे हो। तो अगर वो पहली दफा किसी की नकल उतारता है छोटे होते, तो उसको कभी इनकरेज मत करें, उसको स्माइल मत दें, उसको एक्नॉलेज मत करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप नहीं चाहते कि बच्चा सीखे। इससे पता क्या हो रहा है, आप बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं कि उसने करना क्या है। क्योंकि बच्चे ने, हम बीइंग नेचुरली, हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है, हम चाहते हैं कि हमें प्रेज मिले, हमें अप्रिसिएशन मिले, हर कोई चाहता है। अब अगर आप उसके गलत बिहेवियर पे उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो बच्चा नहीं सीखेगा कि वो उसका बिहेवियर गलत है।
वो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि पहले आप उसी बिहेवियर पे, अगर उसने अपनी नानी दादी को, वही बात है जनरेशनल गैप की, अगर उसने किसी बड़े को कुछ बुरा बोल दिया है तो पहले आप कहेंगे देखो बेटे ने कितना अच्छा, वो उसने एटलीस्ट ये देखो उसको इतनी समझ है, उसने ये किया है। मेरी सास के साथ मसला था तो मेरे बेटे ने भी घूर के देखा। कल को बच्चा उठ के उन्हीं के साथ जब मिसबिहेव करता तो फिर आप कहते हैं कि पता नहीं बच्चे में क्यों तमीज नहीं है। तो आप शुरू से देखें आपका बिहेवियर क्या है। चाइल्ड विल लर्न, या चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग यू। सो आप उसके गलत बिहेवियर को बिल्कुल रीइंफोर्स मत करें। जब जब वो ठीक करे तब तब रीइंफोर्स करें। इसलिए जब जहां जहां जिद का मसला आ रहा है, गुस्से का मसला आ रहा है बच्चों के, या इस तरह के किसी भी इशू, कोई भी इशू आ रहा है, वहां पे आप उस बिहेवियर को रीइंफोर्स ना करें। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि जो बड़े यूथ है वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, जो स्पेशली बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा टाइम देने की कोशिश करें। और उनके हमेशा टाइम नहीं दिया जाता, आई अंडरस्टैंड, पर उसमें क्या है, आप उनके लाइफस्टाइल को मैनेज करें। फॉर एग्जाम्पल अक्सर कंप्लेंट, स्पेशली कुछ लोग डिमेंशिया के साथ होते हैं, यानी कि ऐसी जहनी बीमारी, अक्सर एजिंग के साथ साथ लोग भूलने लग जाते हैं, इस तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज भूलने लग जाते हैं, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह के बहुत से न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। सो उनके लिए भी आप उनके लाइफस्टाइल को मैनेज करें। पेरेंट्स का अपना एक सर्कल जरूर होना चाहिए जो उनकी सेम जनरेशन से रिलेटेड भी हो, बड़े भी हों, बुजुर्ग भी हों। सो उनकी उनकी पसंद की एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक और चीज जो हम बार बार कह रहे थे कि इंटरनेट और मीडिया का बहुत बैरियर आने लग गया है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? व्हाट आई डू विद माय मदर टू, कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम जो उनको पसंद है मैं बैठ के उनके साथ देख लेती हूँ। सो हम, मुझे नहीं भी अच्छा लग रहा, बट ये म्यूचुअल इंटरेस्ट कायम करने की कोशिश करें। इससे आपका गैप बहुत ब्रिज होगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है, मतलब मैं जूम पे मीटिंग कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है, या मैं तो मैं क्या कर रही हूँ, आई विल ओरिएंट माई मदर, मैं अपनी मदर को या अपने पेरेंट्स को साथ में थोड़ी सी ओरिएंटेशन दूंगी कि देखिए ये एक टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है। उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा मजे से बता दिया। इससे क्या होगा, वो फेमिलियर होंगे और फिर ग्रेजुअली वो इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं आपकी एक्टिविटीज में। जब वो जी, इंटरेस्ट लेंगे तो ये वो बैरियर वाली चीज, गैप वाली चीज ऑटोमेटिकली ब्रिज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच राक्या, आपका शो में आने के लिए और अपने जी, जी। अगर हम एंड कर रहे हैं माहम, तो मैं बस एक कोटेशन ऐड करूंगी लास्ट में। बिल्कुल, एक बिल्कुल। लीडरशिप जी, एक लीडरशिप प्रोफेसर थे मैगन गिरहंट। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं, वो ये कहते हैं कि जो जनरेशन गैप है ना, वो एक मतलब इट्स अ ब्लेसिंग। दोनों जनरेशन एक दूसरे से सीख सकती हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख सकती हैं, और इंटायरली एक नए तरीके डिजाइन कर सकती हैं ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वही बात है कि जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो मेरी मदर की नहीं है, जो उनकी है वो मेरी नहीं है। सो म्यूचुअली कंबाइन मिलके जनरेशनल गैप एक ब्लेसिंग की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो डू ट्राई जनरेशनल, स्टार्ट टेकिंग जनरेशनल गैप एज अ ब्लेसिंग, और उसको पॉजिटिवली पॉलिश करने की कोशिश करें। जो मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से इन सम केसेस जहाँ पे मौजूद है सीख सकती हूँ, वो मेरे पास नहीं है। सो इसलिए मुझे रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, और इस तरह से जो वो मेरे से सीख सकते हैं वो चीजें उनके पास नहीं है। तो बड़ों के लिए भी मैं यही कहूंगी, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी मैं ये कहूंगी कि वो एक्नॉलेज करें चेंज को। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का टाइम है, जो जितना सर्वाइव अडेप्ट कर जाएगा उतना वो बेहतर रहेगा। सो हमारे बुजुर्ग जो है वो यूजुअली अडेप्टेबिलिटी में स्लो होते हैं, तो वहां पे मसला आना शुरू हो जाता है। जितनी जल्दी वो अडेप्ट कर लेंगे उतनी बेहतरी होगी, उतनी आसानी हो जाएगी जनरेशनल गैप को ब्रिज करने में। थैंक यू। थैंक यू सो मच राक्या। हमारे पास टाइम कम रह गया था सेशन का, इसलिए हमें वाइंड अप करना पड़ रहा है, अदरवाइज ऑडियंस की तरफ से हमारे पास क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माहम, थैंक यू। अल्लाह साथ ही साथ हाफिज। मैं आप सब लोगों से भी इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से, किसी और अच्छे गेस्ट के साथ और किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। सब तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।